नमस्कार, पेश है न्यूज रफ्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने रूसी समकक्ष सर्गेई शोइगु से कहा है कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से निकाला जाना चाहिए और किसी भी पक्ष को परमाणु विकल्प पर विचार नहीं करना चाहिए। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि शोइगु ने फोन पर हुई बातचीत में राजनाथ सिंह को यूक्रेन के मौजूदा हालात से अवगत कराया, जिसमें डर्टी बम का इस्तेमाल करके उकसावे वाली कार्रवाई को लेकर चिंताएं शामिल हैं। रूस और यूक्रेन में बढ़ती शत्रुता के बीच रूस के रक्षा मंत्री की पहल पर यह बातचीत की गई। रक्षा मंत्रालय ने कहा, राजनाथ सिंह ने संघर्ष के जल्दी समाधान के लिए संवाद और कूटनीति के मार्ग को अपनाने की जरूरत पर भारत का रुख दोहराया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा, उन्होंने संकेत दिया कि किसी भी पक्ष को परमाणु विकल्प को नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि परमाणु या रेडियोलॉजिकल हथियारों के इस्तेमाल की संभावना मानवता के मूलभूत सिद्धांत के खिलाफ है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई है कि उनके नेतृत्व में पार्टी को प्रेरणा मिलेगी और वह लगातार मजबूत होगी। उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलजुल कर आगे बढ़ने का आह्वान किया और कहा कि कांग्रेस ने कभी संकट के सामने हार नहीं मानी और आगे भी नहीं मानेगी। सोनिया गांधी ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि खड़गे जी से पूरी पार्टी को प्रेरणा मिलेगी, एक संदेश मिलेगा और इनके नेतृत्व में कांग्रेस मजबूत होगी। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को पदभार ग्रहण कर लिया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में पार्टी ने सोनिया गांधी के प्रति आभार भी जताया। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मुख्यमंत्री विजयन को पत्र लिखकर वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल के खिलाफ संविधान सम्मत कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने यह मांग बालगोपाल द्वारा कथित तौर पर राष्ट्रीय एकता को कमतर करने वाला भाषण देने के मामले में की है। आरिफ मोहम्मद खान ने विजयन को पत्र लिखकर कहा है कि बालगोपाल के पद पर बने रहने को लेकर वह खुश नहीं है। हालांकि राज्यपाल की इस मांग को मुख्यमंत्री ने खारिज कर दिया है। उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया है कि विजयन ने अपने जवाब में कहा है कि देश के संविधान, लोकतांत्रिक मूल्यों और परंपरा के मुताबिक कोई बयान राज्यपाल के मंत्री के प्रति विश्वास का आधार नहीं हो सकता। फर्जी नेपाली दस्तावेज के आधार पर मठ में रह रही एक चीनी महिला को हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से गिरफ्तार किया गया है। मंडी की पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री ने बताया है कि खुफिया सूचना के आधार पर जोगिंद्र नगर के एक मठ में रह रही महिला से पूछताछ की गई और उसके पास से नागरिकता का नेपाली दस्तावेज मिला, जो कि फर्जी पाया गया। शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि महिला के पास से करीब 6.5 लाख भारतीय रुपए, लगभग 1.25 लाख रुपए नेपाली और 2 मोबाइल फोन जब्त किए गए। उन्होंने बताया कि महिला कोई पासपोर्ट नहीं दिखा पाई। शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि महिला के खिलाफ मंगलवार शाम को विदेशी अधिनियम की धारा 14 के तहत जालसाजी और भारतीय दंड संहिता की धाराओं 420 और 467 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच जारी है। कर्नाटक सरकार ने पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का नया उपस्वरूप सामने आने के बाद परामर्श जारी कर राज्य के लोगों से कोविड उपयुक्त व्यवहार अपनाने की अपील की है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि सर्दी, जुकाम और बुखार जैसे लक्षण होने पर नजदीकी अस्पताल में अपनी जांच करवाएं और रिपोर्ट आने तक पृथकवास में रहें। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण आयुक्तालय ने कहा, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के XBB के अलावा नए उपस्वरूपों के सामने आने और दिवाली तथा कन्नड़ राज्योत्सव के त्योहारी सीजन के मद्देनजर आम जनता के लिए परामर्श जारी किया जाता है। तमिलनाडु सरकार कोयम्बटूर विस्फोट मामला एनआईए को सौंपने के लिए केंद्र से सिफारिश करेगी। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई उच्च स्तरीय बैठक में इस मामले की जांच की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की गई। स्टालिन के निर्देशों के हवाले से एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस मामले के राज्य की सीमाओं से परे और अंतर्राष्ट्रीय संबंध होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए इसकी जांच एनआईए को सौंपने की केंद्र से सिफारिश करने का निर्णय लिया गया है। उल्लेखनीय है कि कोयम्बटूर में एक कार में हुए धमाके के सिलसिले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और मामले में कठोर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के प्रावधान लागू किए गए हैं। इस धमाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। मृतक के परिसर से विस्फोटक जब्त किए गए हैं। नोटों पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीरों के अरविंद केजरीवाल की मांग के बाद उनके पुराने बयानों का हवाला देते हुए बीजेपी ने दावा किया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की यह यू टर्न राजनीति की पराकाष्ठा है और वह हिंदू बनने का प्रयास कर रहे हैं ताकि उनकी पार्टी की हिंदू विरोधी मानसिकता से ध्यान भटकाया जा सके। बीजेपी के प्रवक्ता समित पात्रा ने पत्रकारों से कहा, अपनी सरकार की खामियों को छुपाने और आम आदमी पार्टी की हिंदू विरोधी मानसिकता से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए केजरीवाल राजनीतिक ड्रामा कर रहे हैं। केजरीवाल ने संवाददाता सम्मेलन में जो कुछ कहा वह उनकी यू टर्न राजनीति का ही हिस्सा है, ऐसा समित पात्रा ने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि इसमें उनका पाखंड नजर आता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अगले सप्ताह चीन की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे और राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि चीन यात्रा के दौरान शरीफ रणनीतिक सहयोग साझेदारी की समीक्षा करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक विकास पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की हाल ही में संपन्न ऐतिहासिक 20वीं राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद शरीफ चीन का दौरा करने वाले पहले विदेशी नेता होंगे। शरीफ की चीन यात्रा ऐसे समय हो रही है जब नकदी की तंगी से जूझ रहा पाकिस्तान कर्ज के भुगतान और व्यापार घाटे को कम करने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहा है।
भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ अपनी शानदार पारी के दम पर टी20 रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में शीर्ष 10 में शामिल हो गए हैं। कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 82 रन की लाजवाब पारी खेली थी, जिससे भारत ने यह मैच आखिरी गेंद पर अपने नाम किया था। इस पारी के दम पर कोहली 5 पायदान की छलांग लगाकर 9वें स्थान पर पहुंच गए हैं। वित्त मंत्रालय ने कंपनियों द्वारा आकलन वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बुधवार को बढ़ाकर 7 नवंबर कर दी है। जिन कंपनियों को अपने खातों का ऑडिट कराना जरूरी है, उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख इससे पहले 31 अक्टूबर थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक अधिसूचना में कहा है कि पिछले महीने ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाई गई थी, इसलिए आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।